हेलो एस्पायरेंट्स, हम 11 जैन 2017 की न्यूज देख लेते हैं। तो न्यूज आइटम्स द हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप की गई है, वो ये 11 है। पहली न्यूज आइटम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ऑडिट ऑफ 30 लाख एनजीओज। तो अराउंड 30 लाख एनजीओज है जिनको पब्लिक फंड मिलता है, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। एनी टाइम पॉलिटी में अगर पब्लिक टर्म आता है तो यहाँ पब्लिक का स्पेसिफिकली मतलब होता है गवर्नमेंट, means central, state, local, whatever. It's public fund means government fund. So public fund इनको दिया जाता है, पर इनके अकाउंट्स मेंटेन्ड है और उनके ऊपर अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल किया जाता है तो गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा कि इन्होंने ये फंड जो इनको दिया गया है वो कैसे यूज किया। तो इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, भले इनकम टैक्स ना पे किया जाए, जीरो लायबिलिटी हो उस पर एटलीस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना बहुत जरूरी है। तो अराउंड 30 लाख एनजीओ जिनको पब्लिक फंड्स मिल रहा है, उन्होंने उसमें से सिर्फ 3 लाख एनजीओ ने आईटी रिटर्न्स फाइल किए। तो ये स्टेटस है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले इनके अगेंस्ट। गवर्नमेंट ने उनको ब्लैकलिस्ट किया है, मतलब ब्लैकलिस्ट कर दिया तो आगे उनको फंडिंग मिलने में मुश्किल होगी गवर्नमेंट से। पर बाकी प्रोविजंस भी है, जैसे जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005 है, इसके अंदर मैंडेटरी नॉर्म्स है कि रेगुलेशन एनजीओस का गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये रूल्स को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लाया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट अभी क्वेश्चन कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है कि सारे ये 30 लाख एनजीओ के अकाउंट्स का ऑडिट किया जाए। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने अभी पास किया है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है जब आपका खुद का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा जब एनजीओ के पास है, तो आप उनका रिकॉर्ड के कैसे वो यूज कर रहे हो वो आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि ये पैसा डिस्पर्स होता है एनजीओ को थ्रू कपाट। So that is an important organization, Council for Advancement of People's Action and Rural Technology. तो कपाट जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये बॉडी सारे रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह जो होती है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन करते हैं एनजीओस के साथ, ताकि एनजीओस को ये पैसा दिया जा सके, फंड्स दिए जाए, तो उनके थ्रू स्कीम्स प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो सके इफेक्टिवली। तो रादर देन यूजिंग एनजीओस एज समथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, उनके साथ कॉपरेट कोऑर्डिनेट करके डेवलपमेंट लाया जाए। तो वो पर्पस है, इसलिए ये कपाट एस्टेब्लिश किया गया और फंड्स डिस्पर्स किए जाते हैं इनके थ्रू। तो जब एनजीओस को गवर्नमेंट फंड्स मिल रहे हैं तो अकाउंट क्यों नहीं मेंटेन किया जा रहा है गवर्नमेंट के पास, और उसका ऑडिट क्यों नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल और सिविल एक्शन दोनों लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और कपाट को ये एनजीओस के अगेंस्ट। तो ये है रिगार्डिंग दैट। यू कैन सी यहाँ पे सारे स्टेट्स में कितने एनजीओस फंक्शन कर रहे हो, कितनों ने आईटी रिटर्न्स फाइल किया है। तो काफी सारे स्टेट्स में कोई एनजीओ आईटी रिटर्न फाइल नहीं करती है। तो दिस इज द स्टेटस प्रेजेंटली। तो एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जनरली इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर सम सोशल पर्पस, सो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो दैट्स द स्टेटस। इट मे बी फंडेड टोटली और पार्शियली बाय द गवर्नमेंट, सो वो होता है। तो इट्स as such different from government। और जो कपाट है ये एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। दो ऑर्गेनाइजेशन थे, एक रूरल टेक्नोलॉजी के लिए और एक पीपल्स एक्शन के लिए, दोनों को मर्ज करके कपाट एक ऑटोनॉमस बॉडी बना। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए है फॉर इमर्जिंग पार्टनरशिप बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, क्योंकि ये रूरल एरियाज के लिए है। फिर अगला न्यूज आइटम है एनजीटी पैनल टू इंस्पेक्ट मेजर वेस्ट जनरेटर्स। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी एस्टेब्लिश किया है कि मेजर वेस्ट जनरेटर्स जो है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 5-स्टार होटल्स, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, ऑल दीज मॉल्स एक्सेट्रा, यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। तो ये मेजर वेस्ट जनरेटर्स है। तो ये स्पेसिफिकली फिलहाल कमेटी सिर्फ दिल्ली सिटी के लिए है, तो इट कैन बी रेप्लिकेटेड ऑन ऑल ओवर इंडिया टू। तो ये मेजर वेस्ट जनरेटर्स है, ये अपना वेस्ट कैसे मैनेज कर रहे हैं उस पे वो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो न्यू मैनेजमेंट रूल्स आए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उनके अंदर भी इनके ऊपर लायबिलिटी आती है। तो ये पब्लिक अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, मतलब म्यूनिसिपल बॉडीज आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, पर ये टेक्निकल कैपेबिलिटी उनके पास है नहीं। वो भी एनजीटी ने वो कंसर्न दिखाया है कि जो लोकल बॉडीज है उनकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव करने की काफी जरूरत है। तो मास म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए। तो
ईयर के रूल्स है, और दूसरे जो है 2016 में जो रूल्स आए हैं फिलहाल ये लास्ट ईयर ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वो तो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि ये जो मेजर वेस्ट जनरेटर्स है उनको अपनी फैसिलिटीज में ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, मतलब वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड रिसाइकल्ड। तो ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फैसिलिटीज में ये करे। दो लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए और डिस्पोजल के लिए, और उनको भी पावर दिया गया है ये न्यू रूल्स के अंदर 2016 में कि वो यूजर फी चार्ज कर सकती है, तो एक पावर है। और वो फाइन्स भी कलेक्ट कर सकती है, स्पॉट फाइन्स कलेक्ट कर सकती है फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन। सो नॉन सेग्रीगेशन भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है ऑन वेस्ट जनरेटर्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हालांकि टाइम दिया गया है, ट्रांजिशन पीरियड 2 से 5 साल तक टाइम दिया गया, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट कंप्लीटली इन फोर्स इम्प्लीमेंट होगा। इवन रैक पिकर्स के ऑक्यूपेशन को भी फॉर्मलाइज किया गया है बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये स्वच्छ भारत अभियान का भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। और एक स्टेटमेंट जो दिया गया वो ये है कि ये एनवायरमेंट मिनिस्टर खुद ने कहा है कि ओनली 70% ऑफ द गार्बेज इन इंडिया विच इज जनरेटेड इज कलेक्टेड, बाकी 30% कलेक्ट इफेक्टिवली नहीं होता है, और जो 70% कलेक्ट हुआ है उसमें से सिर्फ 30% को ट्रीट किया जाता है, बाकी सब डायरेक्टली डिस्पोज होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब उसकी जो टॉक्सिसिटी है, उसकी जो बैड एस्पेक्ट है, उसके इल इफेक्ट्स जो हो सकते हैं उसको मिनिमाइज करना, मतलब ट्रीटमेंट करना फिर उसको डिस्पोज करना, तो ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाता है। तो इवन ये रूल्स के अंदर भी बताया गया है कि लोकल बॉडीज के पास कैपेबिलिटीज नहीं है, तो वो अपने वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करे, उसके लिए भी टाइम फ्रेम दिया गया है कि विद इन 2 years एंड 3 years बेस्ड ऑन कितनी बड़ी लोकल बॉडी है, तो एज सुन एज पॉसिबल उनको ये वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी डेवलप करनी है, तो ये भी प्रोविजंस है। फिर अगला न्यूज आइटम है मेक सोलर रूफटॉप्स मैंडेटरी। तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, उनका रिकमेंडेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सोलर पैनल्स ऑन रूफटॉप्स मैंडेटरी बनाया जाए फॉर ऑल रेसिडेंशियल सोसाइटीज। तो रेसिडेंशियल सोसाइटीज जब ये सोलर रूफटॉप्स लाएगी तो उनका जो डीजल जनरेटर्स इंप्लीमेंट करते वो जो रखते, तो वो डीजल जनरेटर्स की जगह सोलर पैनल रहेंगे फॉर बैकअप पावर, तो उससे लैक्स ऑफ रुपीज बचेंगे एवरी ईयर। सो दिस इज मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। तो इसके लिए बिल्डर्स को इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, ये भी रिकमेंडेशन है। उनके ऊपर मैंडेटरी रखना चाहिए कि थोड़ा फ्लोर एरिया वो लोग शेडो फ्री रखे ताकि सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जा सके। तो ये है, उनको बिल्डिंग टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि वो अट्रैक्ट हो और ये इनिशिएटिव को ले अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। तो ये सेविंग्स जो है वो बताई गई है। अगला न्यूज आइटम है इफेक्ट्स ऑफ एंडोसल्फान डिवेस्टेटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एंडोसल्फान ये जो इंसेक्टिसाइड है जो एग्रीकल्चरल में यूज किया जाता है और कैश्यू प्रोडक्शन के लिए केरला स्टेट में काफी यूज किया गया, स्पेशली इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो इसका इफेक्ट है वो क्लियरली देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान को ऑलरेडी 2011 में कम्प्लीटली इमीडिएटली बैन कर दिया है। तो ये काफी सारे जो प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने प्ली किया था कि ये ना बैन किया जाए, पर इसको 2011 में कम्प्लीटली बैन किया गया, पर इसके इफेक्ट अभी भी दिखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अभी जो रूलिंग पास कर रहे हैं, ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो ये है कि जो कंपेंसेशन फाइनलाइज किया गया, जो केरला गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन फाइनलाइज किया, वो अभी डिस्पर्स किया जाए सारे जो विक्टिम्स है। तो देयर आर अराउंड 5000 विक्टिम्स ऑफ एंडोसल्फान यहाँ केरला में, तो उनको ये कंपेंसेशन दिया जाए। और ये स्पेशली जो विक्टिम्स है वो न्यूबॉर्न्स है, तो ये एंडोक्रीन सिस्टम पे एडवर्सली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से काफी एबनॉर्मलिटीज न्यूबॉर्न्स में पाई गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इवन द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इवन लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं अगेंस्ट दीज पेस्टिसाइड कंपनीज टू रिकवर द कंपेंसेशन मनी, पर कंपेंसेशन इमीडिएटली दिया जाए, वो ऑर्डर है। तो ये है रिगार्डिंग दैट। तो ये एंडोसल्फान है एग्रीकेमिकल, तो फिलहाल तो ये बैंड है। इट्स अ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन, और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो देखे जा रहे हैं, तो ये जैसे एक एग्जांपल है। तो दिस इज एन ओवरग्रोथ हेड, सो एंडोक्रीन सिस्टम जिसपे अफेक्ट करता है, तो दैट इज थ्रू विच द द enzymes are released. So it's very important for correct enzyme secretion, otherwise deformities आ जाती है, तो this results in death as well.
The next news item is Maharashtra banks in doldrums. This is specifically regarding Maharashtra, but आप देखो तो इसको on a larger scale all over India ये status है कि ATMs अभी तक functional नहीं है. Banking correspondents जो है, मतलब रूरल एरियाज में ना बैंक्स अवेलेबल होती है ना ATMs होते हैं, तो बैंक करस्पॉन्डेंट एक बैंक साथी है, इट्स अ पर्सन, तो उनको मशीन्स दी जाती है जिसके थ्रू वो डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और विड्रॉल्स भी कर सकते हैं. सो दैट इज अ BC, बैंक करस्पॉन्डेंट. तो ये जो रूरल एरियाज में फंक्शन कर रहे हैं ये अभी तक इफेक्टिवली फंक्शनल नहीं हुए. अराउंड 40% बैंक करस्पॉन्डेंट्स अभी भी, सिर्फ 41% अभी भी फंक्शनल नहीं है. इवन ATMs काफी सारे फंक्शनल नहीं है. ATM रिकैलिब्रेशन जो था फॉर न्यू नोट्स वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. तो ये सारे कंसर्न्स अभी भी दिख रहे हैं. फिर अगला न्यूज आइटम है कैश फॉर लैंड इज जस्ट नॉट डन. सो दिस इज सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट. वो कह रहे हैं कि जो कैश फार्मर्स को दिया जाता है व्हेन दे आर लूजिंग देयर फर्टाइल लैंड टू मेगा डैम प्रोजेक्ट्स, लाइक ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है नर्मदा डैम पे, जिसके अगेंस्ट इवन नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो ये जो टेंटेटिव कैश दिया जाता है ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये टेंटेटिवली कैश दे दिया, क्योंकि दे आर नॉट जस्ट लूजिंग देयर लैंड बट ऑक्यूपेशन भी उनका अफेक्ट होता है. तो इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देम. तो इसीलिए अपेक्स कोर्ट जजमेंट ने पहले भी कहा है कि लैंड राइट्स जो है वो उनकी रहेगी, कंटिन्यू करेगी. इवन अगर फार्मर्स अफेक्टेड है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के, उनके बाद उनके सन्स को ये लैंड राइट्स पास ऑन होगी. तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं. तो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन भी. तो जो सारे नर्मदा रिवर पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, डैम्स है, काफी सारे डैम्स है. ये नर्मदा रिवर फ्लो करती है फ्रॉम थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात. तो ये सरदार सरोवर, महेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, काफी सारे डैम्स है नर्मदा रिवर पे. तो ये इनके अगेंस्ट सारे लार्ज डैम्स है, तो इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है बिकॉज ऑफ लार्ज डैम्स, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. तो काफी सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, फार्मर्स, आदिवासी यहाँ जो अफेक्टेड है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के अम्ब्रेला के अंदर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट. फिर अगला न्यूज आइटम है इलेक्शन कमीशन स्टार्ट स्क्रीनिंग ऑफ गवर्नमेंट एड्स. सो इलेक्शन कमीशन ने फिर से कहा है, जो उनका 2004 का ऑर्डर था, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पार्टी मेंबर फंक्शनरी पब्लिक रिसोर्सेज, अगेन पब्लिक मतलब गवर्नमेंट रिसोर्सेज नहीं यूज करेगा अपनी खुद की इमेज एनहांस करने को. क्योंकि जनरली देखा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट्स, जो गवर्नमेंट फंडेड एडवर्टाइजमेंट्स होती है, वो यूज की जाती है पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए या पॉलिटिकल फंक्शनरीज को, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स या वगैरह को प्रमोट करने के लिए. तो ये नहीं अलाउड है बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक बार इम्प्लीमेंट हो गया है तो उसका वायलेशन कहा जाएगा इनको. बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शन है, कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम अगर प्रमोट हो रही है या कोई सोशल अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है तो वो अलाउड है. तो एक्सेप्शंस है यहाँ पे. और इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे होर्डिंग लगाई जाती है तो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया गया है ओनर से वो डिस्प्ले करना, वो रखना भी, वो मतलब प्रेजेंट करना भी जरूरी है, सबमिट करना भी जरूरी है. फिर अगला न्यूज आइटम है इलेक्शन कमीशन इश्यूज वार्निंग. सो ये स्टर्न वार्निंग दी गई है इलेक्शन कमीशन के थ्रू टू पॉलिटिकल पार्टीज कि वो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दे जो सोसाइटी में डिसहार्मनी लाए, क्योंकि एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट रिलीजन और कास्ट इस बारे में अलाउड नहीं है. इवन सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट जजमेंट आया थोड़े दिनों पहले जन 2017 में, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा अगर रिलीजन या कास्ट को यूज किया गया वोटर्स को वोट अपील करने के लिए. तो वो फिर से इलेक्शन कमीशन ने रीटरेट किया है वो प्रोविजन को. अगला न्यूज आइटम है इंडिया अपोज टू इंक्लूजन ऑफ न्यू इश्यूज इन WTO. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में न्यू इश्यूज डालने की बात हो रही है फिलहाल एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट होगा अभी थोड़े दिनों में. तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि थोड़े न्यू इश्यूज ऐड करने हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट. तो ये पार्ट ऑफ दोहा डेवलपमेंट एजेंडा बने, पर डेवलपिंग कंट्रीज कंप्लीटली इसके अगेंस्ट है. इंडिया ने भी क्लियरली कहा है कि कोई भी न्यू इशू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में नहीं आएंगे, क्योंकि वो डाइल्यूट कर देंगे जो प्रेजेंट निगोशिएशंस है उनको. तो ये क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दोहा राउंड ऑफ टॉक्स, वो हम देखते. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए 1995 में एस्टेब्लिश किया गया एज अ सक्सेसर टू गैट.
जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सो गैट जो है वो एक अग्रीमेंट था, एडहॉक प्रोविजन था, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्लीट एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। और गैट सिर्फ टैरिफ एंड ट्रेड, सो इट्स बेसिकली ट्रेड इन गुड्स जिनको वो कवर करते थे, और WTO में ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है। WTO का हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, और इनके एवरी 2 years में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। तो ये मीटिंग्स, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज ढीले भी होते हैं। तो काफी टाइम से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था उसमें जो मतलब 1st मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिंगापुर, 2nd जिनीवा, 3rd सिएटल, और 4th जो हुआ 2011 में दोहा, जो कतर का कैपिटल है, वहां हुआ था। तो यहाँ पे जो एजेंडा लिया गया ऑन टेबल वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए दोहा डेवलपमेंट राउंड अभी तक चल रहा है। तो ये माना जाता है, इवन उसको फेलियर कहा गया फाइनली इन 2008। तो हम देखेंगे इसमें क्या है। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए। तो ट्रेड बैरियर्स 2 टाइप के होते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं, टैरिफ मतलब विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटीज मॉनेटरी, तो जैसे कि जो ड्यूटीज इंपोज की जाती है वो काफी हाई होती है, तो ड्यूटीज को रिड्यूस करना ये टैरिफ बैरियर्स माना जाता है। और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू लाइक कोटा रखना कि इतना ही इंपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट नहीं करेंगे, या सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स कि हम थोड़े कमोडिटीज इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर प्रॉब्लम्स है विथ रिस्पेक्ट टू इवन प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट। सो सैनिटरी फाइटोसैनिटरी विथ प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली कि इनमें कुछ कंटामिनेशन है वगैरह, तो उस बेसिस पे वो इंपोर्ट नहीं किया जाता। या तीसरा है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। सो टेक्निकल बैरियर्स भी डाले जाते हैं कि जो टेक्निक इन्वॉल्व है उसके ऊपर प्रॉब्लम है, लेबर लॉज फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं होते, चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व है तो इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे काफी सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं, रीजंस दिए गए हैं एज बैरियर्स टू ट्रेड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एज वेल। सो ये जो पॉइंट है, इसको टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करना मेन, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना मेन ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था कमिटिंग ऑल कंट्रीज टू निगोशिएट ओपनिंग एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केट्स के एग्रीकल्चर मार्केट्स मींस अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, AOA भी एक प्रोविजन है अंडर WTO, तो उसको इम्प्लीमेंट करना। गैट्स जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, उसको इम्प्लीमेंट करना। इवन ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनके रेगुलेशंस ये वगैरह इम्प्लीमेंट करना भी दोहा डेवलपमेंट राउंड का पार्ट था। और मेनली वो चाहते थे कि ट्रेड रूल्स फेयर हो, क्योंकि अभी देखा जाता है कि ट्रेड रूल्स आर बायस्ड इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, सो दे बिकम फेयरर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोहा डेवलपमेंट राउंड था जो काफी सारे निगोशिएशंस हुए 2001 से लेके, काफी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस और बाकी सब मिनिस्ट्रियल और माइनर कॉन्फ्रेंसेस भी हुए, पर फाइनली कोई कंक्लूजन नहीं आ पाया क्योंकि डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज तो स्ट्रॉन्ग थे, और विद इन डेवलप्ड कंट्रीज टू डिफरेंसेस बिटवीन US एंड EU भी है ऑन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज काफी ज्यादा एग्रीकल्चरल सब्सिडीज देती है, तो उनके रिलेटेड टू भी डेवलप्ड कंट्रीज के बिटवीन भी डिफरेंसेस है। फिर इवन डिफरेंसेस बिटवीन इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स इवन इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो इम्पोर्टर्स को कुछ और बेनिफिट करेगा और एक्सपोर्टर्स हो गए उनके बेनिफिट्स अलग हो गए, तो उनमें भी क्लैशेस होते हैं। तो इसीलिए दोहा डेवलपमेंट राउंड अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, और टॉक्स कोलैप्स हो गए। ये 2008 में फाइनली आ गया था। रिवाइवल करने के भी काफी एफर्ट्स हुए, पर इट हैज नॉट सक्सीडेड टिल डेट। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके बारे में आपको बताना चाहिए, ये एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, जिनीवा में ही, और ये हर साल इनके कॉन्फ्रेंसेस होते, तो इट्स ब्रिंगिंग ऑल टुगेदर, मींस इट्स जस्ट नॉट जस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, एकेडमिक हेड्स, बिजनेसेस एंड अदर सोसाइटी लीडर्स, उन सबको लाया जाता है साथ में टू डिस्कस अबाउट हाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। तो इट्स अ ग्लोबल थिंक टैंक बेसिकली। इनके काफी सारे रिपोर्ट्स भी आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक रिपोर्ट स्पेशली जो होते हैं, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो ये इंडेक्सेस भी जो आते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, जेंडर गैप, ट्रेड ट्रैवल एंड टूरिज्म, रिस्क रिपोर्ट, एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स काफी प्रोमिनेंट है, और इनके इंडाइसेस भी जो ये देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जनरली यूपीएससी में ये भी सवाल आ जाता है कि ये रिपोर्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है टाटा सन्स आस्क्स NCLT टू डिसमिस मिस्त्रीज पिटीशन। सो ये है NCLT,
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सो इसको एस्टैब्लिश किया गया अभी जून 2016 में ही। तो ये कंपनीज एक्ट जो है 2002 और जो न्यू कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 आया उसके प्रोविजंस के अंदर इनको पावर्स दिए जाते हैं। तो फिलहाल इनको पावर्स फेजेस में दिया जाएगा। तो इट्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, जहाँ पे अपील्स जाएंगे, वो दोनों एस्टैब्लिश किए गए। तो इनिशियली जो पावर दिए गए वो है कि कोई भी सूट अगर कोई कंपनी के अगेंस्ट है फाइल्ड बाय इट्स इन्वेस्टर और डिपॉजिटर, तो वो सुन सकते हैं। वो चेंज ऑफ ऑडिटर का भी ऑर्डर दे सकते हैं कि ऑडिटर चेंज किया जाए ऑन ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड। फिर अगर कोई कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रहा है तो उसके एसेट्स फ्रीज करने का ऑर्डर भी ये दे सकते हैं, एनसीएलटी। फिर फेज 2 जो होगा, इनमें उनको पावर्स ऑफ हाईकोर्ट दिया जाएगा कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के सारे केसेस हाईकोर्ट सुनती है, तो वो पावर पूरा एनसीएलटी को ट्रांसफर किया जाएगा। फेज 3 में इवन केसेस रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट, ये सारे भी एनसीएलटी को जाएंगे। इसके लिए पॉसिबल है कि सेपरेट ब्रांचेस, स्पेशल ब्रांचेस, बेंचेस भी बनाए जाए, तो ये केसेस उनके पास जाएंगे। तो ये एनसीएलटी के पावर्स हो गए। फिलहाल जो केस है, तो ये साइरस मिस्त्री, पता होगा आपको, ये चेयरमैन जो पहले टाटा सन्स के थे जिनको निकाल दिया गया, तो इन्होंने पिटीशन फाइल किया एनसीएलटी के पास। और इनके दो फर्म्स है, साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये टाटा ग्रुप के अंदर फर्म्स है और टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है। तो टाटा सन्स ने ये कहा है कि ये जो कंपनीज, दो फर्म्स जिनके अंडर पिटीशन फाइल किया गया, उनको पावर नहीं है पिटीशन फाइल करने का, क्योंकि ये जो सेक्शन 244 के अंदर पिटीशन हुआ है कंपनीज एक्ट के, वहां पे अगर कंपनी का 1/10 स्टेक है, अगर जो एंटिटीज है उनका 1/10 स्टेक है कंपनी में, तो ही वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और ये जो दो कंपनीज है उनका टोटल स्टेक सिर्फ 2.17% है, तो उनको पावर नहीं है पिटीशन फाइल करने का। इसलिए टाटा सन्स कह रहे हैं एनसीएलटी को कि साइरस मिस्त्री के इन पिटीशंस को डिसमिस किया जाए। तो अब एनसीएलटी का क्या स्टैंड होगा, क्या ऑर्डर पास होगा, वो न्यूज में आएगा, तो वो भी हम देखेंगे। फिर लास्ट न्यूज आइटम है H1B रिफॉर्म्स टू ऐड प्रेशर ऑन आईटी फर्म्स मार्जिन्स। सो ये है H1B वीजा रिफॉर्म का एक बिल, जो यूएस गवर्नमेंट अगर क्लियर करेगी तो डिफिकल्टीज आएगी इंडियन आईटी फर्म्स जो यूएस में फंक्शन करती है उनके लिए। तो ये बिल है प्रोटेक्ट एंड ग्रो अमेरिकन जॉब्स एक्ट। सो ये बिल के अंदर जो H1B वीजा होल्डर्स है उनकी सैलरी को इंक्रीज किया गया है। तो अभी जो 60,000 पर एनम उनकी मैक्सिमम सैलरी है, मिनिमम सैलरी है, उसको $1 लाख पर एनम किया जा रहा है। तो ये सैलरी अगर H1B वीजा होल्डर्स की इंक्रीज होगी तो इंडियन आईटी फर्म्स जो फंक्शन कर रही है उन पे भी बर्डन, सैलरी बर्डन इंक्रीज होगा और उनकी मार्जिन्स अफेक्ट होगी, प्रॉफिट मार्जिन्स। सो ये एक प्रोविजन है। ऑल्सो जो एग्जेम्पशन दिया जाता है, मास्टर्स डिग्री एग्जेम्पशन दिया जाता है थोड़े H1B वीजा होल्डर्स को, तो ये एग्जेम्पशंस को भी अभी खत्म करने का प्रोविजन है ये नए बिल में। तो H1B वीजा जो है ये नॉन इमिग्रेंट वीजा है, मतलब यूएस वीजा देती है फॉर फॉरेन वर्कर्स ऑन अ टेम्पररी बेसिस, के एम्प्लॉयर टेम्पररीली, यूएस एम्प्लॉयर टेम्पररीली एक फॉरेन एम्प्लॉय वर्कर को एम्प्लॉय कर सकते हैं फॉर स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस। तो ये प्रोविजन है। पर ये H1B वीजा होल्डर अगर फॉरेन वर्कर ये डिसमिस किया जाता है या जॉब छोड़ देता है तो उनको या तो नए वीजा के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये H1B वीजा एम्प्लॉयर के थ्रू होती है, तो या तो वो नया एम्प्लॉयर ढूंढे या अपना नॉन इमिग्रेशन स्टेटस चेंज करे H1B वीजा से कुछ और, या तो इवेंचुअली हैज टू लीव द कंट्री इफ नथिंग एल्स वर्क्स। तो ये होता है H1B वीजा। तो यही है 11th जैन के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।